हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम अपना इक्विलिब्रियम चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हम पहले तो कर ही चुके हैं। ठीक है, तुमने उम्मीद है तुमने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे और प्रिपेयर हो गए तुम इस चीज़ के लिए। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से और इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 से। अब तुम्हारा 20 क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर, ठीक, इज द रिडक्शन ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव आयरन मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि भाई स्टील बनाने की प्रोसेस में क्या हो रहा है, आयरन जो ओर है उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो तुम्हें क्या ऐसी रिएक्शन मिल रही है। ठीक है, ये रिएक्शन तुम्हें मिली है, उसकी केपी की वैल्यू तुम्हें गिवन है और टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर भी गिवन है 1050 केल्विन। इतना समझ में आ गया। अब व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, मतलब क्या निकालना है तुम्हें, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का एट 1050 केल्विन पर। इफ द इनिशियल प्रेशर तुम्हारा कितना है, पी मतलब तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड का 1.4 atm दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड का तुम्हें कितना दिया है 0.80 atm। इतना समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो लिख लेते हैं जरा FeO जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है प्लस CO जो कि गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है और बना रहा है Fe जो कि तुम्हारा मेटल प्योर फॉर्म में आ गया सॉलिड, प्लस CO2 जो कि गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो अब तुमसे ये पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, लेकिन तुम्हारे पास क्या क्या है, इनिशियल जो प्रेशर है इनके ये तुम्हारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर लिख लेते हैं हम कि इनिशियल प्रेशर कितना होगा, जरा बताओ। इनिशियल प्रेशर होगा किसका, तुम्हारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंट है तो ये 1.4 atm इनिशियल इसका है और कार्बन डाइऑक्साइड का है तुम्हारे पास 0.80 atm। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे चीजें क्या होने वाली हैं, तो एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, नहीं पता, तो कैसे निकालोगे तुम, जब तुम्हारी रिएक्शन शिफ्ट होगी बैकवर्ड या फॉरवर्ड तो उसको गैस करके तुम निकालोगे कि तुम्हारा जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो जिसको हम बताओ, अच्छा हम डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सी वैल्यू निकालते हैं, हम रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, QC निकालते हैं। देखो QC निकालोगे तुम, QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेम फॉर्मूला होता है तुम्हें पता है ना, KP और QC का सेम ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो QC इज इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, CO2, तो लिख दो जरा यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.80 CO2 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा जो प्रेशर है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो जाएगा 1.4, ये जाएगा 1.4। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब यहां से जब तुम QC की वैल्यू निकालते हो तो QC की वैल्यू क्या आती है, QC इज इक्वल टू 0.571 आ जाता है। कैलकुलेट करना है ना, ये तो इजी है। ठीक है, तो QC की वैल्यू कितनी आ गई, 0.571। कंपेयर किससे करते हैं हम, KP से कंपेयर करते हैं। तो देखो KP की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है तुम्हें, 0.265। तो देखो यहाँ पे 0.571 क्या है, ग्रेटर देन है 0.265। मतलब इनडायरेक्टली मैं तुमसे बोलूं कि QC जो है वो ज्यादा है किससे, KP से। अगर QC की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब तुम्हारा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ये हमें पता है ना। अब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो यहाँ पे प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जरा बताओ। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब ये जो रिएक्शन है ये इधर आ रही है, ठीक है, ये वाली इधर आ रही है, तो मतलब ये ज्यादा बनते जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ज्यादा बनते जा रहा है। अगर ज्यादा बनते जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर पे 1.4 प्लस प्रेशर, क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ रहा है, हमें प्रेशर की भी वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, हमने सपोज किया P प्रेशर बन रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये हो जाएगा 0.80 माइनस P हो जाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आएगा, समझ गए। अगर जब ये कम है जो वो बढ़ेगा और जब ये जो ज्यादा है वो कम होगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आएगा, समझ गए इतना। चलो ठीक है, तो हमारे पास ये सब वैल्यूज आ चुकी हैं।
अब हमें निकालना क्या है, इनके इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमारे पास गिवन है, अब तुम्हें जो इक्विलिब्रियम पे हमें वो निकालने, तो हम वो निकालते कैसे जरा बताओगे? ठीक है, निकालोगे कैसे इसको? चलो अब हम रखेंगे Kp का फॉर्मूला। चलो देखो Kp का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यहां पे देखते हैं अपन। Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय कौन, तुम्हारा प्रोडक्ट, तो यहां पे लिख दो कितना है 0.80 माइनस पी अपॉन ये कितना हो जाएगा 1.4 प्लस पी, इतनी होगा, इतना तो समझ गए हो ना, ठीक है। और Kp की वैल्यू तुम्हें गिवन है, गिवन कितनी है 0.265, तो रख दो यहाँ पे 0.265 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करो 0.80 माइनस पी अपॉन 1.4 प्लस पी, इतना समझ गए हो, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ से तुम पी की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे मतलब 0.265 इंटू 1.4 प्लस पी इज इक्वल टू 0.80 माइनस पी, ठीक है, ये माइनस है, इतना समझ गए। तो यहां से जो पी की वैल्यू है तुम्हारी कितनी आ जाएगी 0.33 आ जाएगी तुम्हारी पी की वैल्यू, इतना आ गया समझ में। तो देखो अब तुम्हारी पी की वैल्यू आ चुकी है, तो क्या तुम्हारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तुम इनका प्रेशर निकाल सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हो कि नहीं? बोल दो, अब तो निकाल सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, पी की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये क्या जाएगा तुम्हारा पी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.4 प्लस 0.33, सीधी सीधी मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी वहां पे, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू क्या जाएगी 1.73, समझ गए। तो प्रेशर तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड का इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कितना है 1.73, सारी की सारी टर्म किस में है एटीएम में, तो ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा एटीएम, पेटीएम नहीं एटीएम, ठीक है, समझ गए इतना। चलो अब देखो ये तो मोनोऑक्साइड का आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का तो निकाल ही लोगे अब, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वैल्यू पुट कर दो। चलो वो भी कर देते हैं अपन कि चलो यहां पर अब मैं देखता हूं प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सर्टेड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आएगा तुम्हारा, PCO2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 0.80 माइनस 0.33, 33 कहां से आई, अभी तो निकाली थी इतने अच्छे से, ठीक है, ये आ गई 33 तुम्हारी। अब देखो बन जाएगा अब तो, ठीक है, तो देखो क्या जाएगा PCO2 इज इक्वल टू जाएगा तुम्हारा 0.47, ये आ जाएगी तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, किस में आएगा, टर्म यूनिट क्या होगी इसकी एटीएम, लिख दो तो एटीएम, यूनिट नहीं भूलना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन इसी के साथ हमारा हो जाता है फिनिश। दिमाग बस एक ही जगह लग रहा था, ठीक है, सिर्फ एक जगह लग रहा था कि तुम यहाँ पे माइनस पी लगाओगे या प्लस पी लगाओगे, समझ रहे हो ना, सिर्फ एक ही जगह लग रहा था। और वो हम कहाँ से निकालेंगे, अगर तुम्हारी बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है तो वहाँ पे चीज़ें बढ़ते जा रही तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। चलो इतना समझ में आ गया। देखो ये बना है, तुम इस साइड आओगे तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा तभी तो इस साइड आ रहा है, समझ गए ना था। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन तुम्हारा ये गिवन है, ठीक है, तुम्हारी ये रिएक्शन है और तुम्हारा Kc कितना है, तुम्हारा Kc की वैल्यू तुम्हारी दी है 0.061, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब एट अ पर्टिकुलर टाइम द एनालिसिस शो दैट कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इतने, इतना तुम्हारा कंपोजिशन भी दिया है, ठीक है। तो सब एक काम करते हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो रिएक्शन तुम्हारी क्या है N2, ठीक है, प्लस तुम्हारा 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये क्या तुम्हारा बना रहा है, अमोनिया की गैस बना रहा है, ठीक है, ये अमोनिया की प्रोसेस होती है, ठीक है। चलो अब ये है एट है ये 500 केल्विन पर, ठीक है। Kc की वैल्यू तुम्हें गिवन है, यहाँ पे कितना है 0.061, चलो ये सब गिवन है। अब तुम्हारे वो कंपोजिशन भी देखे रखा है, ठीक है, कि 3 मोल ऑफ क्या रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा N2, तो यहाँ पे लिख लो 3 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है, ये क्या तुम्हारा N2 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा बन क्या रहा है 0.5 मोल ऑफ NH3 बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर बन रहा है 0.5 मोल ऑफ NH3। चलो ये सब हमने पूरा गिवन लिख लिया। इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, इन्हें साइन लगा दिया है, मतलब इनको कंफर्म नहीं है, ठीक है। इफ नॉट इन विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन टेंड्स टू प्रोसीड टू रीच इक्विलिब्रियम, तो अगर नहीं है
तो किस डायरेक्शन में तुम इस रिएक्शन को कराओगे कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर पहुंच जाए, ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है, ठीक है। तो चलो यहां पर तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक चीज पे जाना चाहिए कि इनने बोला डायरेक्शन। अब अगर डायरेक्शन बोला है तो हम सिंपल सी बात है, हम QC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो QC की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उसको कंपेयर कर देंगे KP के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पता चल जाएगा कि क्या बड़ा है क्या छोटा है, ठीक है। QC अगर बड़ा रहा तो कहाँ जाएगा तुम्हारा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो इसको एक कंडीशन में लिख ही लो कि अगर तुम्हारा QC की जो वैल्यू है वो ज्यादा आती है तुम्हारी KP से, मतलब KC से, ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब अगर QC की जो वैल्यू है ये स्मॉलर आती है किससे, KC से, ठीक है, यहां पर जाती है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर जो तुम्हारा QC है ये इक्वल आता है किससे, KC से, तो ये तो होती है तुम्हारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। किस पे होती है ये, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तो ये कुछ तुम्हारे टर्म होते हैं, इसको ध्यान रखना। इतना आ गया समझ में। तो यही टर्म हम यूज करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास KC की वैल्यू गिवन है। तो चलो देखते हैं हम QC कितना आएगा। QC इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, NH3 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टोइचोमेट्रिक क्या है इसकी 2 है ना, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, उसकी पावर बन जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा N2, सेम इसका होगा, ये पावर बन जाएगा इसका H2 का, ये हो जाएगा क्यूब, बोल सकता हूँ क्यूब, ठीक है। देखो फॉर हमारे पास वैल्यूज तो गिवन है, वैल्यू सारी गिवन है। चलो पुट करते हैं सीधे सीधे। तुम्हारी NH3 की वैल्यू कितनी है, NH3 की वैल्यू 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। N2 की वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, ये गिवन है तुम्हारे पास 3 मोल, तो 3 × और H2 की कितनी तुम्हारी 2, तो 2 का क्यूब सीधे लिख दूं मैं 8, यहां पे लिख दिया मैंने 8, ठीक है। अब इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा 1/96, ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। ये क्यों नहीं, ये 25 होगा तो ये 8 से सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जाएगा तुम्हारा 1/96, इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 0.010, ये आ गई तुम्हारी QC की वैल्यू, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा QC की वैल्यू। तो अब देखो जो तुम्हारा QC है वो क्या है, तुम्हारा QC जो है तो वो तुम्हारा छोटा है किससे, KC से, ठीक है। QC जो है तुम्हारा कहाँ जाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहां पर देखो अपन ने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और अगर तुमसे ये ऐसे नहीं पूछता है कि डायरेक्शन बताओ, सिर्फ ये पूछ लेता है कि इस रिएक्शन में तुम्हारा अमोनिया की जो अमाउंट है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो तुम क्या बताओगे। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ जाते जा रहा है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और टूट नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है अमोनिया का बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो तुम्हारा आंसर हो गया ना वो। तो इसने यही तो पूछा था कि अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो दो अपन ने आंसर देख लिया दो तरीके से। अगर तुमसे कंसंट्रेशन पूछ ले अमोनिया का, वहीं पे तो वो ये भी पूछ सकता है कि चलो इनका बताओ, समझ रहे हो कि इनका कंसंट्रेशन में फर्क आ रहा है, तो क्या बोलोगे कि नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, वो जोड़ते हैं अमोनिया बनाते जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये वाला हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है, सिर्फ कंपेयर करना था QC और KC से। इतना आगे समझ में। चलो अब हम देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22 अपना। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्रोमीन मोनोक्लोराइड मतलब BrCl डिकम्पोज इनटू ब्रोमीन एंड क्लोरीन एंड रीचेस द इक्विलिब्रियम। अब रिएक्शन दी हुई है, इससे समझ में आ रहा है कि ये जो है BrCl2 मतलब ब्रोमीन मोनोक्लोराइड या ब्रोमीन क्लोराइड, ब्रोमीन क्लोराइड बोल सकता हूँ मैं इसको। क्या बन रहा है, ये ब्रोमीन बना रहा है और क्लोरीन बना रहा है, मतलब टूट ही रहा होगा ना, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ से कि 2BrCl, ठीक है। ये क्या बना रहा है टूटने पर, ये बना रहा है ब्रोमीन और ये बना रहा है Cl2, दोनों गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये भी लिखना जरूरी है इस चैप्टर में, समझ गया हो। चलो ये हो गया हमारा। अब ये बोल रहा है फॉर विच KC 32 है। KC की वैल्यू तुम्हें क्या क्या है, देखो यहां पे लिख लेते हैं। KC की जो वैल्यू है वो है 32। चलो एट 500 केल्विन, तो लिख लो 500 केल्विन पर हो रही है भाई ये प्रोसेस, ठीक है। इफ इनिशियली प्योर BrCl इज प्रेजेंट एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 3.3 × 10⁻³ तो देखो अगर इनिशियल कंडीशन पे, तो चलो हम इसको भी लिखते जाते हैं कि इनिशियल कंडीशन पर, इनिशियली, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर इनिशियली प्योर BrCl प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कहां पे कितना कंसंट्रेशन है उसका 3.3 × 10⁻³ ठीक है। चलो ठीक, व्हाट इज इट्स मोलर कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। तो देखो क्या पूछ रहा है,
अगर इनिशियली इतना है तो इक्विलिब्रियम जब कंडीशन आएगी तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, यही पूछा है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुमसे बहुत इजीली बन जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व करें। देखो अगर इसका कंसंट्रेशन इतना है इनिशियल टर्म में, ठीक है, तो बताओ ब्रोमीन और क्लोरीन का कितना होगा, आंसर आ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, यहां पर बताओ ब्रोमीन और क्लोरीन का कितना होगा, अगर इनिशियल कंडीशन है तो टूटना तो स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये भी 0। इतना आगे समझ में? ठीक है, चलो देखो अब अगर मैं इक्विलिब्रियम पर बात करूं, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा यहां पर इसका कितना टूट जाएगा 3.33 इंटू 10 की पावर -3 माइनस, ठीक है, मैं लेता हूं इसका -2x पार्ट टूट गया। 2x क्यों लिया, क्योंकि ये 2 मोल बना रहा था तो इसलिए मैंने 2x ले लिया। ठीक है, तुम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जब ये 2x बना रहा था तो ब्रोमीन भी x बना और क्लोरीन भी x बना, तो अभी ये कंडीशन आई किस पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। अब x और x ही क्यों लिया, 2x क्यों नहीं लिया, 3x क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक ही एक मोल बना रहा है तो मैंने x ले लिया। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, सिर्फ तुम्हें ये इक्वेशन बनाना सीखना है, बाकी तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद से ही कर दोगे। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, तुम पूरा पूरा सॉल्व करके मेरे को बताना। ठीक है, चलो देखो ये बन गया तुम्हारा। अब उसके बाद ये देखो तुम्हें चाहिए क्या है, क्यूसी केसी की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, तुम्हें कंसंट्रेशन बताना है इसका। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर से x की वैल्यू निकालूं तो इसका मेरे को कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा कैसे, इसका भी कंसंट्रेशन नहीं है मेरे पास, तो कैसे निकालूंगा मैं। देखो अगर मैं यहां पे Kc का फॉर्मूला पुट करता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कौन सा, मोलर कंसंट्रेशन। तो देखो यहां पर प्रोडक्ट मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको, अभी लिख रहा हूं, ठीक है, आगे नहीं लिखूंगा। देखो Cl2, ठीक है, प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BrCl। यहाँ पे देखो BrCl, अब देखो इसके आगे 2 है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, पावर जाएगा, ये देखो समझ में आ गया इतना। बस सारी की सारी वैल्यूज को पुट करना जरा, कि Kc इज इक्वल टू Br और Cl क्या है, सीधे से लिख दूं मैं x² इंटू जाएगा ना, ये x और ये x सीधे x² हो जाएगा। इतना समझ गए? अब BrCl2 की वैल्यू कितनी, जरा बस इसका थोड़ा सा दी 3.33 इंटू 10 की पावर -3 माइनस क्या है तुम्हारा 2x, तो रख दो 2x। आगे समझ में? ठीक है, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। चलो अब हमारे पास Kc की वैल्यू है तो यहाँ पे जाएगा 32 इज इक्वल टू x² अपॉन 3.33 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 2x। जरा साइड चेंज करो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो अब साइड चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 32, ठीक है, 3.33 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या, x²। इतना आ गया समझ में? इतना तो आ गया होगा ना समझ में? बस अब कुछ नहीं करना है, देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना मत भूलना, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर इधर लगाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 32। स्क्वायर रूट 32 ऑलमोस्ट होता है 5.65, क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो उसके आगे की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5.65 इंटू 3.33 इंटू 10 के पावर -3 माइनस 2x। ठीक है, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर कैंसिल, मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये तो पता है तुम्हें। चलो इज इक्वल टू x, समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां से तुम x की वैल्यू जब सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू आता है 1.51 इंटू 10 की पावर -3। इतना समझ गए? समझ गए? ये तो कर लोगे ना, ये तो इजी है। ठीक है, चलो देखो, तो यहां जब तुम सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आती तुम्हारी 5.51 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर? देखो मुझे चाहिए x था, मुझे मिल गया x। अब अगर मैं यहां पर वो वाली वैल्यू को पुट कर दूं, ठीक है, तो मेरे को कंसंट्रेशन किसका मिल जाएगा, BrCl का। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ सीधे। देखो मैं कंसंट्रेशन ऑफ BrCl कितना आएगा, जरा देखो, ये जाएगा तुम्हारा वैल्यू कितनी तुम्हारी 3.33 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 2। एक्स की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 1.51 इंटू 10 की पावर -3 आई, आ गई, इतनी है ना। ठीक है, बस अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो BrCl की वैल्यू तुम्हारी आएगी 0.28 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स कैसे, कंसंट्रेशन है ना। चलो समझ गए, तो ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू।
इसको और अच्छे से लिखना है तो तुम पॉइंट जहाँ पे खिसका दो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, समझ रहे ना, 2.8 करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगी तुम्हारे आंसर क्या है, 0.28 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। चलो ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू, और अगर एनसीईआरटी में दिया होगा तो 2.8 करके दिया होगा, और फिर जो तुम्हारा पावर है उसमें डिवाइड हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एट 1127 केल्विन एट 1 atm प्रेशर अ गैसेस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड कार्बन, इतना तुम्हें कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये तुम्हारे पास सॉलिड कार्बन कितना है परसेंटेज में, 90.55% मोनोऑक्साइड बाय मास, ठीक है। मोनोऑक्साइड का तुम्हें परसेंटेज दिया हुआ है 90.55, ठीक है। तुम्हारी रिएक्शन ये दी हुई है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। चलो गिवन लिखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें 90.55% दिया हुआ है, ठीक है। और रिएक्शन भी लिख लो जरा कि कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो में क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहे हैं 2 मोल उसके, ठीक है। ये तो तुम्हारी रिएक्शन। अब कैलकुलेट केसी फॉर दिस रिएक्शन एट द अबव टेम्परेचर, तो तुम्हें केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो केसी का जरा हम थोड़ा सा रिलेट करते चलते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो तुम कैसे दिमाग लगाओगे। केसी के लिए, केसी किसके लिए होता है, जब तुम कंसंट्रेशन की बात कर रहे होगे, ठीक है। तो देखो क्या तुम्हारे पास कंसंट्रेशन है इधर, क्या तुम्हारे पास कंसंट्रेशन है, यहां पे देखो कंसंट्रेशन है, नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन हम ज्यादातर किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं। क्या यहां पर तुम्हें मोल्स प्रेजेंट है, नहीं है, ठीक है। तो चलो मोल्स नहीं है, क्या तुम्हारे पास मोल निकालने के लिए गिवन मास है या फिर उसका तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैटर करती है। तुम्हारे पास गिवन मास है, एक चीज का मास गिवन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हाँ हम उसका निकाल लेंगे, हमें आता है, ठीक है। तो देखो इन सारी चीजें तुम्हें लगने वाली हैं, तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन में होने क्या क्या वाला है, ठीक है। देखो केसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास ये सब चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से अब हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है 90.55% है, मतलब चलो हम बात कर लेते हैं, परसेंटेज होगा तो 100 में से निकालना पड़ेगा कि जो तुम्हारा मिक्सचर है, क्या का मिक्सचर है, जो तुम्हारा मिक्सचर है वो होता है टोटल, मान लो तुम्हारा 100 ग्राम का है, ठीक है। तो इसको लिख लो, गैसियस मिक्सचर जो है वो कितना है, 100 ग्राम का है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड उसका कितना पार्ट रखा है, 90.55 पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतना पार्ट रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना रखा होगा, 100 माइनस 90.55, इतना ही रखा होगा, तो क्या आएगा तुम्हारा 9.45 आएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना रखा है, तो मतलब गिवन मास तुम्हें दो चीज के मिल गए। सबसे पहला तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड का मिला कितना, 90.55, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मिला कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना, 9.45, इतना समझ में आ गया। क्या यहां से तुम मोल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या आएगा, जरा देखो, मोल ऑफ NCO, ऐसे शो करते हैं N से, ठीक है। जब NCO निकालोगे तुम तो क्या आएगा तुम्हारा, ये जाएगा गिवन मास 90.55 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का होता है मास 12, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो गया 28, ठीक है। तो 12 प्लस 16 लिख लेना अच्छे से, 28। चलो वहीं बात करते हैं हम किसकी, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तुम्हारा, 9.45 गिवन, पता नहीं फॉर्मूला, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलो इसके बाद इसका तो तुम्हारा क्या होता है मास, कब से देखते आओ कार्बन डाइऑक्साइड का, बहुत बार देख चुके होगे ना, कितना होता है तुम्हारा 44 ग्राम, इसका 12, इसका 32, हो गया 44, ठीक है। जब इसको तुम कैलकुलेट करने बैठोगे, ठीक है, तो क्या जाएगा तुम्हारा मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वैल्यू कितनी आएगी जरा कैलकुलेट करके बताना मेरे को, ठीक है। ये आ जाएगी तुम्हारा 3.23, ऐसी कुछ आएगा तुम्हारा मोल किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। वहीं पर जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, 0.215 कुछ आएगा, दिख रही है ना, ये छोटी वैल्यू ऊपर, ये बड़ी वैल्यू ऊपर है, तो 0 में ही आएगा, ठीक है। चलो तो हमारे पास मोल्स भी आ गए, मोल्स आ गए, ठीक है। तो अब हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं,
हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें चाहिए है Kc, निकालेंगे हम कंसंट्रेशन से, क्या हमारे पास प्रेशर की टर्म में वो बात कर रहा है, प्रेशर इतना है, कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं तो Kc की वैल्यू भी निकल आएगी। चलो अब मैं क्या करूं, ये सब चीजें आ गई है मेरे पास, ठीक है। मेरे को प्रेशर की टर्म में निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। प्रेशर निकालना है मुझे एक कंपोनेंट का मिक्सचर के अंदर जो प्रेजेंट है, तो तुमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, ठीक है। एक रिलेशन पढ़ा है कि अगर तुम्हें प्रेशर निकालना है, अगर तुमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ कि अगर तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना है तो वो क्या होता है तुम्हारा, जरा बता दो अच्छे से, ठीक है। मिक्सचर का तुम्हारा क्या, प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो अब आप बोलोगे कि मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, तो बिल्कुल निकालना है, ठीक है। तो देखो मोल तुम्हारे पास प्रेजेंट है, मिक्सचर किसके साथ प्रेजेंट है, जरा देखो ध्यान देना अच्छे से कि ये है, तुम्हें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है कि P कंपोनेंट किसका निकाल रहा है, चलो हम प्रेशर निकाल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये आया इसका मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.23 अपॉन, ठीक है, 3.23 प्लस 0.215, यही होगा, ठीक है। अब यहीं पे इनटू हम प्रेशर निकालना, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मिक्सचर का कितना है, ये देखो 180 m, तो इनटू 1 कर दो, इतना आगे समझ में, ठीक है। चलो अब प्रेशर CO2 का निकालूं मैं तो कितना आएगा, जरा प्रेशर आएगा ना तुम्हारा, आएगा जी 0.0215 अपॉन 3.23 प्लस 0.215। समझ में आ रहा ना ये हो क्या रहा है कि कंपोनेंट अपॉन टोटल मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू ये भी जाएगा 1 से, क्योंकि तुम्हारा प्रेशर कितना है, 1 ही है, ठीक है। चलो अब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो दोनों की वैल्यू क्या क्या आएगी, जरा जल्दी से बताओ, कैलकुलेटर खोलो। ये जाएगा तुम्हारा प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये जाएगा 0.938, किसमें आएगा, ATM में। कार्बन डाइऑक्साइड का जब तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो यह जाएगा 0.062, ये आ गया इतना समझ में, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर भी आ गया, तो मैं Kp निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, चलो अब Kp की वैल्यू निकालते हैं। Kp इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, प्रेशर जो प्रोडक्ट के पास है और प्रेशर जो रिएक्टेंट के पास है, ठीक है। तो चलो प्रेशर, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा CO, तो रख दो ऊपर CO की वैल्यू, ये हो जाएगा प्रेशर 0.938 अपॉन तुम्हारा प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा रिएक्टेंट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड 0.062, समझ गए, ठीक है। अब ये बोलोगे ये 2 है आगे, तो इसका पावर में जाना चाहिए था, बिल्कुल जाएगा, चलो अच्छा हुआ पकड़ लिया, हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से जब तुम Kp की वैल्यू निकालोगे, Kp इज इक्वल टू, कैलकुलेट करना कितना आएगा, देखो Kp इज इक्वल टू जाएगा 14.19 ATM, ये जाएगा 14.19 ATM, इतना समझ गए। देखो Kp हमारे पास आ गया, Kc अब हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ, कैसे निकालोगे। देखो Kp और Kc में रिलेशन होता है, हमें पता है Kp इज इक्वल टू Kc RT, उसका ऊपर गैस का होता है Ng होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो अब हम वैल्यूज को पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, इतना पार्ट लिख लिया होगा तुमने, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो तुम्हारा रिलेशन क्या कहता है, हमें पता है कि रिलेशन हमारा क्या बोलता है कि Kp इज इक्वल टू होता है Kc, ठीक है, इंटू R, ठीक है, फिर टेम्परेचर जो तुम्हारा चेंज हो रहा है और डेल Ng। अब डेल Ng कितना होता है, जितने तुम्हारी गैसेस प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड, ठीक है, उसको माइनस करा जाता है किससे, प्रोडक्ट से, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 गैस प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। रिएक्टेंट प्रेजेंट कहाँ पे तुम्हारा, प्रोडक्ट पे 2 गैस प्रेजेंट है, माइनस यहाँ पर रिएक्टेंट पे 1 गैस प्रेजेंट है, तो वैल्यू कितनी आएगी 1, 2 - 1, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो देखो तो n की वैल्यू आ गई 1, अब 1 की तुम पावर रखो या ना रखो बात तो एक ही है, ठीक है। तो चलो ये आ गया, अब यहाँ पर हमें Kc की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा Kp अपॉन पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी होती है 0 पॉइंट, यहाँ पर रखो 0.0831 इंटू टेम्परेचर, क्या तुम्हें दिया है कि नहीं ये दिया, ये कुछ नया आ गया, टेम्परेचर दिया है कि वो भी निकालना पड़ेगा, जरा देखो टेम्परेचर कितना दिया है 1127, ठीक है। Kp की वैल्यू कितनी है और ये भी बता दो, तुम्हारी है 14.19, तो सीधे कैलकुलेट कर दो Kc, तो देखो Kc की वैल्यू तुम्हारी आने कितने वाली है, Kc की वैल्यू आएगी Kc इज इक्वल टू 0.154,
ये आ जाएगा तुम्हारा Kc। समझ गए? देखो अगर Kp आ गया तो Kc तुरंत बहुत इजीली आ जाएगा। समझ गए इतना? चलो देखो ये हो गई हमारा Kc का आंसर। क्या क्या लगा? ये सब लगा। अगर ये नहीं लग पता होता हमें कि हमें Kc निकालना है तो कंसंट्रेशन होता है, वो कंसंट्रेशन से हमें मोल चाहिए, मोल नहीं निकालते तो तुम्हारा ये सब आना ही नहीं था। इतना समझ गए? अगर तुम स्टेप वाइज चलते रहोगे कहीं नहीं फंसने वाले। ये वाला हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 24, कैलकुलेट डेल जी। ठीक है, तुम्हें डेल जी कैलकुलेट करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड NO और O2 के लिए तुम्हें इतने टेम्परेचर पर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो दोनों चीज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो हाँ, रिएक्शन भी तुम्हें गिवन है। ठीक है, देखो वेयर तुम्हारे पास फॉर्मेशन गिव्स फॉर्मेशन एनर्जी भी दी हुई है सबकी। ये देखो फॉर्मेशन एनर्जी भी दी हुई है तुम्हारे पास। अब चलो कुछ चीज़ आ गई तुमसे पूछने के लिए। ठीक है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर तुम्हारे पास फॉर्मेशन एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की है, समझ गए, तो फिर तुम उसकी फ्री एनर्जी, पूरी रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी निकालोगे कैसे? गिव्स एनर्जी कैसे निकालोगे जरा बताओगे इसके बाद। ठीक है, मैं तो बताने ही वाला हूँ, मेरे को पता है। जरा देख के आओ, जरा तुम्हारा पीछे के जो नोट्स है ना उनको निकालो, कुछ तो लिखा होगा, हो सकता है तुमने ट्रिक लिखी हो। ठीक है, जरा रिवाइज कर लो। चलो फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला पूछ रहा है तुम्हारा, तुम्हें डेल जी निकालना है। ठीक है, डेल जी निकालना है। कैसे निकालोगे? ठीक है, फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गेस फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं डेल जी किसका? प्रोडक्ट का। ठीक है, माइनस डेल जी किसका? तुम्हारा रिएक्टेंट का। ऐसे ही होता है कुछ फॉर्मूला, ऐसी कुछ होता है ना। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? NO2, तो रख दो यहाँ पे गेस फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ NO। ठीक है, NO2 ये रख दिया। समझ गए इतना? माइनस रिएक्टेंट कितने हैं? 2 हैं, तो ठीक है इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। गेस फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ किसकी? गेस फॉर्मेशन एनर्जी किसकी? तुम्हें चाहिए क्या? NO, तो NO का रख दो जरा 87। यहां पर आ जाएगा तुम्हारा NO का माई प्लस तुम्हारा गेस फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ तुम्हारा O2, तो यहां पर रख दो O2। समझ गए? इजी था। बस सारी वैल्यूज को जरा पुट कर दो। तो डेल जी इज इक्वल टू तुम्हारा आने क्या वाला है? NO2। NO2 कितना है तुम्हारा? 52 माइनस यहां पर NO कितना है तुम्हारा? 87 प्लस 0। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 0 है। ऑक्सीजन को फिर 0 को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद मैंने तुम्हारे लिए आंसर निकाला है -35। तो डेल जी की वैल्यू हो जाएगी -35। बहुत मुश्किल था ये वाला। ठीक है, चलो अब इसके बाद तुम्हें चाहिए है Kc। तुम्हें चाहिए है Kc, तो Kc और गिब्स में कुछ रिलेशन होता है जो तुमने इस चैप्टर में पढ़ा है, मुझे पता है। ठीक है, बहुत उम्मीद करता हूं तुमसे मैं। ठीक है, तुमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है कि डेल जी इज इक्वल टू होता है -2.303 इंटू आर टी। ठीक है, लॉग Kc। समझ गए इतना? ठीक है, तो देखो डेल जी की वैल्यू तुमको पता है -2.303। अब बताओ आर की वैल्यू यहाँ पे कौन सी रखने वाले हो? 0.0831 या 8.314? यहाँ पे देखो ये क्या है तुम्हारा? किलो जूल में है, किलो जूल में है। ठीक है, और तुम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये फॉलो होता है, मतलब 180 m और 298 पर 273 केल्विन पर क्या होता है तुम्हारा? ये कुछ फॉलो होता है। ठीक है, 298 केल्विन पर होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, 298 पर, तो इसको ऐसे लिख लेना 298। समझ गए? देखो स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये रिएक्शन आती है, इतना समझ गया हो ना? ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? केल्विन वाली। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8.314 इंटू टी दिया है क्या? 298 दिया है, हमने देखा था अभी। यहाँ पर फिर है तुम्हारा लॉग के और सी। समझ गए इतना? ठीक है, जैसे लॉग के और सी दिया, यहाँ पे आई कर दो, लॉजिक लगाओ थोड़ा। समझ गए? ठीक, अब देखो डेल जी कितना दिया तुम्हारा? -35, तो रख दो -35 अपॉन सारी वैल्यू को नीचे ले आओ 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इज इक्वल टू लॉजिक, मतलब तुम्हारा वही लॉग के सी। ठीक है, अब देखो यहां से मैं निकाल सकता हूं इसकी वैल्यू लॉग के सी की, तो लॉग के सी हो जाएगा लॉग के सी इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने पर जो तुम्हारा वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 6.314, और यहां से मैं के सी की वैल्यू निकालूंगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग, और वैल्यू आएगी तुम्हारी 1.36 इंटू 10⁶। ये आ गई तुम्हारी के सी की वैल्यू। था इजी? समझ गए इतना? ठीक है, चलो देखो सिर्फ हमें लगे 2 रिलेशन,
एक था तुम्हारा ये बी पार्ट पे और एक था तुम्हारा ए पार्ट पे। इस पर तो सीधा सीधा तुम्हें फॉर्मूला ही लगा है और बस तुम्हें फॉर्मूला से ही तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई डेल जी का भी काम है इस चैप्टर में, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इज सब्जेक्टेड टू डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। देखो उनने करा क्या है, 3 रिएक्शन कराई हैं, ठीक है, और उनने क्या करा है, जो वॉल्यूम को है वो कर दिया इंक्रीज। अब वॉल्यूम को इंक्रीज कर दोगे तो सीधी सीधी बात है तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा, वही ये बोल रहे हैं, ठीक है। 3 रिएक्शन पे इनने बोला है, तो अब ये बताना है तुम्हें कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा, जरा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो हमको एक प्रिंसिपल है जो ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको, उन्होंने एक बात बोला था कि अगर तुम्हारा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, या फिर तुम इसको देख सकते हो कम प्रेशर पे, अगर तुम्हारा प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, तो जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है जो तुम्हारा, वो वहां पर शिफ्ट होगा, ठीक है, वो वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, गैस के मोल्स, ठीक है, ज्यादा होंगे। जहां पर ज्यादा गैस के मोल्स प्रेजेंट होंगे वहां पर तुम्हारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये एक बात देख लें, ठीक है, अगर मैं इसको एक बार देख लूं तो इसमें पता चल जाएगा ना कि अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अगर मैं वहीं पे बात करूं, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, किसके, गैस के, ठीक है। दोनों कंडीशन में देख लिया हमने। चलो देखो अब ये बोल रहा है PCl5, सबसे पहला बोल रहा है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस फॉर्म में प्रेजेंट है और ये बना रहा है क्या, 2 गैस बना रहा है, मतलब PCl3 गैस, ठीक है, प्लस Cl2 गैस। तो यहां पर देखो गैसेस कितने प्रेजेंट हैं, 1 मतलब कितने हैं टोटल 2, ठीक है, यहां पर कितना है 1, तो ये कितना होगा 1 जो है वो ग्रेटर है कि स्मॉलर है, इतना तो पता, चलो 1 जो है वो छोटा है बाई 2 से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो ज्यादा हैं वो किसके हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट साइड के जो टूट के बन रहे हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा PCl जो तुम्हें इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब जो तुम्हारा PCl5 जो है वो डिकम्पोज होते रहेगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा किसका, PCl5 का और Cl2 का। तो यही पूछा था प्रोडक्ट का, तो ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका बढ़ रहा है, तुम्हारा PCl3 का और Cl2 का, इतना समझ गया, क्योंकि आगे शिफ्ट हो रहा है ना। चलो देखो अब वहीं पर हम सेकंड देखते हैं, हमारा सेकंड क्या है, यहाँ पे देखो CaO मतलब सॉलिड फॉर्म में है तुम्हारा, प्लस CO2 जो कि गैस है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसके साथ बना रहा है, CaCO3 बना रहे हैं ये, जो कि एक सॉलिड प्रेजेंट है। मैंने सिर्फ बात करी है गैस की, ठीक है, गैस की बात करिए, तो जरा देखो यहां पर कोई गैस प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड पे, नहीं है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, अब सिंपल सी बात है 1 ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। तो यहां पर कंसंट्रेशन किसका कम होगा, CaCO3 का कम हो जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो CaCO3 बनेगा ही नहीं, मतलब प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा तुम्हारा यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तुम्हारे रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट हो जाएगा डिक्रीज, तो यहां पे लिख दोगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पे क्या लिखना है हमें, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये लिख लेना आगे का। चलो अब बात करते हैं लास्ट वाली की, यहीं से देखते हैं इसको, ध्यान से देखना, ठीक। यहां पर 3 Fe हैं, यहां पे 4, देखो ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको नेगलेक्ट कर दो, छोड़ दो। यहां पे तुम्हारा गैस 4 प्रेजेंट है, 4 गैस के प्रेजेंट है, यहां पर भी 4 गैस के मोल प्रेजेंट है, देख रहे हो, देख रहे ना, 4 कैसे, ये देखो 4 लगा है आगे, मोल ही तो बताता है वो, यहाँ पे क्या है, ये भी 4 लगा है, तो 4 इज इक्वल टू 4, 4 ज्यादा बड़ा है 4 से, है ना, 4 एक दूसरे से बड़े, मतलब आपस में वो इक्वल ही है, ठीक है। अब अगर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला प्रेशर का, ठीक है। तो ये जो है ये रहेगा सेम, यहाँ पे क्या होगा, सेम रहेगा, जो कंसंट्रेशन अभी प्रेजेंट है इसका
वही कंसंट्रेशन रहेगा। तो इक्विलिब्रियम तुम्हारा प्रेशर तुम बढ़ा भी दो या कम भी कर दो तो ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है फिनिश इसी के साथ। आंसर तुम्हें पता है कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट का, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दोनों साइड इक्वल है प्रोडक्ट पे और रिएक्टेंट पे। समझ गए इतना? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, इंक्रीजिंग द प्रेशर। ऑल्सो मेंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है कि ये तुम्हारा जो इंक्रीज कर रहे हो तुम प्रेशर, जिसके कारण तुम्हारा क्या फर्क पड़ रहा है इधर, ये बताना है तुम्हें। और ये बताना है कि जो तुम्हारी रिएक्शन है वो आगे जा रही है कम आ रही है। ठीक है, आगे जाएगी तो क्या होगा और पीछे रहेगी तो क्या होगा। ठीक है, देखो अब ये बताना है तुम्हें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताना है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड तुम अभी भी देख चुके हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम इसमें ही बताएंगे। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस काउंट करो जरा, कितना है फर्स्ट वाले में। यहाँ पे देखो ये है टोटल 2 गैसेस, ये है 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n आ जाएगा 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखो कि अगर तुम्हारा n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो रिएक्शन है वो जाती है ज्यादातर बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादातर यही होता है। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू जो है वो कम है 0 से, ठीक है, तो क्या होता है, ये जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इतना समझ गए? ठीक है, और अगर n इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, बचा ही क्या, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना सबसे पहले। तो ये पूरे तुम्हें इस क्वेश्चन में तो पूरा लगने ही वाला ये वाला, इतना समझ गए ना। देखो यहां पर अगर उन्होंने क्या बोला, इंक्रीजिंग द प्रेशर, अभी क्या बोला था हमने, डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर तुम प्रेशर डिक्रीज करते हो तो ले चार्टले प्रिंसिपल क्या कहता है तुम्हारा, ये बोलता है कि अगर तुम क्या प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो वहां पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा हो। अगर अब प्रेशर को तुम इंक्रीज कर दो, अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज कर दो तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कहां पर होगा, वो वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे, कम होंगे। इतना समझ गए? उल्टा ही होता है, अगर प्रेशर ज्यादा तो वहां पे शिफ्ट जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम है, और अगर प्रेशर कम तो वहां पर शिफ्ट जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है। इतना समझ गए? तो देखो यहां पर मोल्स किसके ज्यादा है, यहां पर 2 गैस प्रेजेंट है और यहां पर क्या है तुम्हारा, एक ही गैस प्रेजेंट है। तो इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट होगा, जरा बताओ कहां पर शिफ्ट होगा, जहां पे कम है तो यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट होगा तो कंसंट्रेशन किसका बढ़ेगा तुम्हारा, COCl2 का बढ़ेगा। इतना समझ गए ना? ठीक है, चलो कार्बोनिल क्लोराइड का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, और ये कहां पे जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये भी देखा हमने। ठीक है, चलो देखो अब देखो सेकंड क्या कह रहा है तुम्हारा, सेकंड में ये गैस ये सारी की सारी गैस हैं। ठीक है, चलो अपन करते हैं। अब ये एक गैस, ये 2 गैस तो 3, तो ये 3 तुम्हारा कहां पे, रिएक्टेंट साइड, और यहां पर कितनी है 1, और ये 2 भी गैस, तो ये भी 3 है। मतलब ये रिएक्शन कहीं नहीं जाने वाली, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है। समझ गए? और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन भी सेम रहेगा। समझ गए? चलो इसके बाद करो अब थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या बोला तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको पहले ही हटा दो, हम गिनेंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक गैस और यहाँ पे 2 गैस, तो 2 - 1, प्रोडक्ट पे है 2 और रिएक्टेंट पे है 1, तो ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू फिर से आ गई 1, तो कहां जाएगा ये, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लिख दिया बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना समझ गए हो? ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि इक्विलिब्रियम कहां पर, मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट है रिएक्शन में, मतलब कंसंट्रेशन किसका ज्यादा बढ़ेगा अगर मैं तुमसे पूछूं तो। यहाँ पे देखो यहाँ पर कितनी गैस है, 2, ठीक है, यहाँ पे कितनी है 1, तो कहां पे शिफ्ट होगा, फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में। यही तो बता रही है। ठीक है, चलो देखो अब ये क्या है तुम्हारा, 2 गैस, यहाँ पर एक और गैस, टोटल 3, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा फिर, n इज इक्वल टू 1 - 3, तो ये कितना हो जाएगा, -2। -2 मतलब 0 से कम हो गई, 0 से कम हो गई तो क्या हो जाएगा, 0 से जब ये कम हो जाएगी तो ये चला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा मेथनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, सिंपली बढ़ा ही देगा ना। चलो अब यहां पर देखो ये तुम्हारा सॉलिड है तो इसको पहले ही हटा दिया, ठीक, ये भी सॉलिड है इसको हटा दिया, तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 - 0। अब ये 0 सॉल्व मेरे से कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑलमोस्ट 1, तो मैं 0 को गिनता भी नहीं हूँ। ठीक है,
देखो ये हो जाएगा 1, अब अगर फिर से 1 तो फिर से लिख दो बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई भी सॉलिड नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो कितना हो गया, ये 4 ये 5, टोटल 9 हो गए। यहाँ पे 4 और ये 6, तो मतलब n इज इक्वल टू प्रोडक्ट पे हैं 10 गैस के मोल्स, माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट के हैं 9 गैस के मोल। ये इनने बहुत सारी मोल्स चेंज कर ली लेकिन ये आंसर चेंज नहीं कर पाए, n फिर से आ गया 1, और n अगर आ गया 1 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जाएगा फिर से तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर तुमने ये वाला आंसर बोला है तो ये पूरा गलत है, ये कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, समझ गए। चलो तो ये इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट जिसमें तुम समझ जाओ कि ऊपर वाला नहीं है नीचे वाला आंसर है, समझ गए इतना, ठीक है। बस इस टर्म को समझ जाओ, बाकी तो तुम खुद बता दोगे। और अगर तुमसे पूछा कंसंट्रेशन क्या है, अगर तुमने ये बता दिया तो जहां पर शिफ्ट हो रही है उसी का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा, समझ गए ना, ठीक है। चलो ये वाला हो गया हमारा 26 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट 1024 केल्विन पर, ठीक है। तुम्हारा रिएक्शन ये गिवन है, ठीक। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इफ 10 बार ऑफ HBr इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सील्ड कंटेनर एट 1024 केल्विन, ठीक है। तो देखो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है, वो देखो 1024 केल्विन, यहाँ पे 1024 केल्विन, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अब हम लिखेंगे क्या, रिएक्शन हमारी H2, ठीक है, प्लस Br2 बना क्या रहा है, ये बना रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में है 2HBr के साथ, समझ गए। ये सारी की सारी गैसेस हैं, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक कंटेनर है, ठीक है, अब एक कंटेनर है, मान लो ये तुम्हारा कंटेनर है, छोटा सा कंटेनर है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो कि सील्ड पैक है, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले उनने भर दिया कितना, 10 बार, मतलब इतने प्रेशर पर उनने क्या HBr को भर दिया, इतनी सारी गैसेस है, इसको इंट्रोड्यूस करा है किसके अंदर, कंटेनर के अंदर, इतना समझ गए हो, ठीक है। ये सब पूरा गिवन था तुम्हारा, ठीक है। और तुम्हारे पास जो तुम्हारी Kc की वैल्यू कितनी गिवन है, तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गिवन Kc की वैल्यू तुम्हारे पास है 1.6 इंटू 10 की पावर 5, इतना समझ गए हो, ठीक है। चलो देखो अब इनिशियली हमें सबसे पहले लगेगा इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो इनिशियली जरा बताओ कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 बार के प्रेशर पे, मतलब हमें Kp निकालना है, ठीक है। इनिशियली तुम्हारे पास जो प्रेशर है वो कितना है, यहाँ पे 10 बार है, तो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले 10, ठीक है। HBr तो 0 और 10 होगा, ठीक है। अब ये तो टूटे ही नहीं होंगे तो इनकी वैल्यू 0 0 होगी, ठीक है। जब ये आ गया होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, ठीक है, जब ये आ गया होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस 2x क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि ये बना रहा है 2 मोल, इसलिए मैं 2x लिखता हूं, ठीक है। तो देखो बाकी के कितने बनाएंगे, ये बनाएगा x और ये बनाएगा x, जब ये टूटेगा तो बनाएगा कुछ x मोल ऑफ हाइड्रोजन और देगा x मोल ऑफ Br2, सेमी मोल देगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर मेरे को निकालना है क्या, इसका कंसंट्रेशन, किसका, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यूज को पुट करेंगे हम। देखो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2x, ठीक है। कितने बना रहा है, 2 मोल, तो ये जाएगा पावर में, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, तुम्हारा रिएक्टेंट का जो मोलर कंसंट्रेशन है, तो ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x प्रेशर, इतना समझ गए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 10 माइनस 2x होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। Kp की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर 5, इतना समझ गए, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास गिवन था तो हमने लिख दिया, इतना आ गया समझ में, ठीक है ना। अब देखो वैल्यूज निकाल सकता हूं मैं इधर से x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी जरा देखते हैं हम। देखो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 5, ठीक, इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 10 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट ले लूं, ठीक है, और मैं 1.6 को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, देखो 1.6 है, 1.6 इंटू 10 की पावर 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 116 इंटू 10 की पावर 4,
लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अब 16 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, जो तुम्हारा वैल्यू आएगी तुम्हारी आएगी ये 4 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, ये बचेगा x, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 माइनस 2x। इतना समझ में आ गए। अब मैं देखो लिखूंगा क्या, बहुत इजी टर्म में सॉल्व करते हैं इसको। अब बचेगा तुम्हारा ये 400, ठीक है, 400x लिख सकता हूं ना इसको, 4 इंटू 10 की पावर 2 को। चलो, इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 402x। अब x की वैल्यू निकालो यहाँ पे, x इज इक्वल टू जाएगा 10 अपॉन 402। बस x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई, तब हम इसके टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 0.0249, ठीक, ये आ गया तुम्हारा x की वैल्यू। तो कंसंट्रेशन H का मतलब हाइड्रोजन का और ब्रोमीन का कितना है, मतलब जो तुम्हारा प्रेशर है वो कितना है तुम्हारा 0.0249। इतना समझ गए, अभी तक तो क्लियर, ठीक है ना। चलो अब हमें निकालना है किसका है, हमें निकालना है HBr का। तो निकालोगे कैसे, चलो जल्दी से देखते हैं। देखो हमारे पास टर्म किसके आ गई, वैल्यूज आ गई x की। तो अब मैं क्या करूं, मेरे को निकालना है HBr का, तो मैं कैसे निकालूंगा, जरा देखो। हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन पर HBr को सपोज किया था, HBr का जो प्रेशर सपोज किया था कितना था 10 माइनस 2x, यही सपोज किया था। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10 माइनस 2, वैल्यूज को पुट करो जरा, कितना आएगा 0.0249, यही होगा, ठीक है। अब इसको जब तुम कैलकुलेट करने वाले हो तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 0.0498, और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 9.95, ऑलमोस्ट आ जाएगा 9.95, जिसको तुम अप्रोक्स करके लिख सकते हो, एनसीईआरटी में वगैरह दिया होगा 10, समझ गए, ठीक है। तो ये आ जाएगी तुम्हारा क्या HBr, मतलब कितना प्रेजेंट है तुम्हारा HBr, इतना प्रेजेंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम तुम्हारा जो प्रेशर है हर गैसेस का कितना है, इसका है तुम्हारा 10, ऑलमोस्ट 10, ठीक है। और पूरा कंडीशन तुम्हारा बताओ, ये पूरी की पूरी जो है किस में लोगे तुम, ATM में, ठीक है। ये होगा तुम्हारा 10 ATM किसका, HBr का, और हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो तुम्हारा आया 0.0249 आया। इतना समझ गए। इसको तुम नॉर्मल टर्म में भी लिख सकते हो 2.4 इंटू ऐसे करके, ठीक है, ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम एज पर फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक। ये तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, ठीक। राइट एज एक्सप्रेशन फॉर केपी, केपी के लिए तुम्हें एक्सप्रेशन लिखना है तो तुम खुद लिख सकते हो, ये उम्मीद तो यही कर रहा हूँ क्योंकि अपन बहुत टाइम से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। फॉर दी अबव रिएक्शन, ठीक है। चलो केपी की जरा लिखते हैं अपन, क्या हो जाएगा, केपी का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा केपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है लेकिन प्रेशर है, ठीक है। तो मोलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलर नहीं होगा, फिर तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा CO, ठीक है। यहाँ पर क्या है तुम्हारा H2, ये चला जाएगा पावर में तो ये हो जाएगा 3, या ये स्टाइशियोमेट्री ऊपर चली जाती है पावर में, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या आने वाला है, देखो अब आने वाला है तुम्हारे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा CH4 और यहाँ पर है H2O। चलो ये लिख गया, ठीक है। सारे के सारे गैसेस में है तो लिख दो गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, समझ गए। ये हो गया तुम्हारे केपी के लिए एक्सप्रेशन, ये हो गया तुम्हारा A पार्ट। अब देखो B क्या बोल रहा है, B बोल रहा है हाउ विल द वैल्यू ऑफ केपी एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय, ठीक है। अगर तुम कुछ चेंज लेके आते हो, ठीक है। पहला उनने पूछा है इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर तुम यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करोगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जो तो इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा। मतलब जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण तुम्हारा कंसंट्रेशन किसका बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट का, जिसके कारण तुम्हारा कंसंट्रेशन
रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इतना समझ गए, ठीक है। चलो अब सेकंड क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एक चीज गौर करी थी जो मैंने बहुत अच्छे से अभी बोला जब क्वेश्चन पढ़ा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो फायदा किसका हो रहा है, जरा जल्दी से बता दो। देखो एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी तो वो चाहता ही है कि उसको दे दो तुम, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करना चाहता है ना एनर्जी को, और ये तुम क्या कर रहे हो, तुम वहां पे टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते जाएगी ना। तो देखो अगर इंक्रीजिंग करते हो तुम प्रेशर, लिखना ऐसे लिखोगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो तुम्हारी जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम है लिख लेना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा तुम्हारा शिफ्ट। अब ये तुम खुद बताओगे, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो कंसंट्रेशन किसका बढ़ेगा, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही तुमने क्वेश्चन पढ़ा सीधे ऐसे मार्क कर लो एंडोथर्मिक, तो फायदा हो गया ना इनका, इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर। चलो अब यहां पर बात करते हैं, लास्ट पॉइंट बोल रहा है तुम्हारा कैटलिस्ट। अब अगर कैटलिस्ट की बात करें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन या तो बढ़ाता है या तो कम करता है, ठीक है, ये हमें पता है, यही होता है कैटलिस्ट, ठीक है। तो देखो कैटलिस्ट ना इस रिएक्शन में कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, ध्यान देना, ये जो है ये एक रेफरी की तरह है, ठीक है, ये फेयर डिसीजन देता है, ठीक है, ये एक रेफरी की तरह है, ये एक फेयर डिसीजन देता है, मतलब साथ ये दोनों का दे रहा है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अगर जा रहा है जो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन को भी उतना बढ़ाएगा। अगर वो दोनों सेम अमाउंट से बढ़ते रहेंगे तो उतना ही प्रोडक्ट रहेगा, उतना ही रिएक्टेंट रहेगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर जो सेम रहेगा, सारे का सारे कंसंट्रेशन है जो रहेगा सेम, क्योंकि जितना बढ़ेगा तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही बढ़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो कैटलिस्ट का ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाएगा, लेकिन लॉजिक तुम लगा सकते हो किसमें, टेम्परेचर में और प्रेशर में। इतना समझ गए हो, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है फिनिश, ठीक है। चलो समझ में तो आ गया ना, बस यही तो चाहिए मेरे को। चलो चलो अब हम मिलते हैं आगे। तो हमने ये वाला वीडियो भी कर दिया है फिनिश, तो होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, चलो ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे बहुत अच्छे से तुमने दिल लगा के करे होंगे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझा होगा। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें तुम्हें लॉजिक लग रहा था, लॉग केस ही नहीं लग रहा था, लॉजिक लग रहा था, ठीक है। ठीक है चलो देखो अब मिलेंगे अपन अगले वाले वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन तो काफी ज्यादा बचे हैं, ठीक है। और हम मिलेंगे कहाँ, लर्न हुआ फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।